हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो काम को लोग जाते हैं अपने अपने। ओके, लास्ट स्लाइड ये थी। कल हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह किया था, डेल्टा एन आर टी, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया था एंड पी डेल्टा वी को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये कल का काम किया था हमने। आज थोड़ा सा अब देखते हैं क्या हीट कैपेसिटी क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ओके, और इसका मीनिंग क्या है? इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल नहीं है, तो थोड़ा सा गेस करना थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप कोई भी चीज लेके आओ, कितने भी मास में लेके आओ, उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी, हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, कैपिटल सी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गिवन मास, तो यहाँ पे मास डिफाइंड नहीं है। ओके, वाटर लोगे तो ये हीट कैपेसिटी अलग रहेगी, ये क्वांटिटी अलग लोगे तो अलग रहेगी। तो ये कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है, मतलब ये चेंज होती रहेगी। वाटर के लिए भी चेंज होगी, क्योंकि वाटर आप 1 ग्राम ले रहे हो कि 1 किलोग्राम ले रहे हो, ये डिपेंड करता है ना कि हीट कैपेसिटी कितनी लगेगी। सो हीट कैपेसिटी एक ब्रॉड टर्म है। सिर्फ किसी भी मास लेके आओ, ओके, कोई भी मैटर लेके आओ, एक पर्टिकुलर मास कोई भी लेके आओ और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करो, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको उन्होंने हीट कैपेसिटी कह दिया। ठीक है, तो ये कोई प्रॉपर कंसेप्ट नहीं हुई, तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है सिर्फ। ठीक है, लेकिन याद रखना कैपिटल सी में मास डिफाइन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट एस आई यूनिट, क्योंकि हेलो सर। यस। आपने पिछले 2-3 पॉइंट रिपीट करो ना। आपका आवाज बंद हो गया। 2-3 स्लाइड। 2-3 पॉइंट सर पिछले। अच्छा, 3 स्लाइड। आपका आवाज ब्रेक हो गया। अच्छा, ये इसी स्लाइड से पॉइंट ना, ये वाली। यस सर। ओके ओके ओके, सो ठीक है, चलो रिपीट कर देता हूँ। हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ओके, एंड नेक्स्ट वन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। सेकेंड, ये इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास। तो उन्होंने ये वर्ड कहा है गिवन मास, मतलब उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि 1 ग्राम, ऐसे नहीं कहा। आप कितना भी मैटर लेके आओ, कितनी भी क्वांटिटी में लेके आओ, छोटा लेके आओ या बड़ा लेके आओ, ठीक है, छोटा लेके आओगे तो कम एनर्जी लगेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बड़ा क्वांटिटी होगी तो बड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। ये तो लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है ना हीट कैपेसिटी, ये गिवन मास के लिए बोला है, ये कि बहुत लॉजिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें कोई सी की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं चलती, मतलब वाटर की सी वैल्यू क्या होगी, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होगी, नहीं पता चलती, क्योंकि वाटर चेंज कर दोगे अमाउंट तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो कोई मतलब नहीं रहता उसका। ठीक है, तो एक पहली बात। तो यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना है आपको, हीट कैपेसिटी मतलब कैपिटल सी, एंड ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास। ठीक है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी मास है उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कैपिटल सी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका एसआई यूनिट जूल पर केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस का हो या 1 डिग्री केल्विन का हो, एक ही होता है, डिफरेंस तो एक ही आता है। एनर्जी है तो जूल्स, जूल्स पर केल्विन। ठीक है, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड है ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी चीजें थी। हीट कैपेसिटी मेन पॉइंट ऑब्जर्व करने जैसा, गिवन मास, पर्टिकुलर मास नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे वर्ड यूज किया है मोलर, मतलब किसके लिए होगा? सेम डेफिनेशन, लेकिन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, या 1 डिग्री केल्विन, तो उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी एंड स्मॉल एम, सी एम, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो सपोज हमने 1 मोल कंपाउंड लिया है, 1 मोल, और उसकी हीट कैपेसिटी सी है, हीट कैपेसिटी,
तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे होगी, Cm इज इक्वल टू जो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल्स, राइट, डिवाइडेड बाय मोल्स। तो यहाँ पे मोल 1 है, यहाँ पे अगर 1 मोल है तो C और Cm एक ही होगा, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये भी एक ही मोलर है ना, एक ही मोल है ना, तो ये भी 1 ही होगा। लेकिन अगर हम 2 मोल के लिए कोई भी कंपाउंड 2 मोल ले ले और उसकी हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वो C होगी सपोज। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 मोल के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो है 2 मोल के लिए, 1 मोल के लिए फाइंड आउट करने के लिए 2 मोल के लिए जो लगती है वो डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c, ओके, स्मॉल c। नाउ इसकी डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ओके, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बाकी डेफिनेशन पूरी सेम है, डिफरेंस सिर्फ मैटर में है, क्वांटिटी कितनी है उसी में डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना सा सिंपल सा पॉइंट है, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बाय स्मॉल सी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। नाउ इसको हम कैसे कहेंगे, जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। अब किलोग्राम कहा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो अलग बात है, ठीक है, यूनिट को समझे सर पहले। नाउ सिंबल स्मॉल सी, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, अब डेफिनेशन में डालना है तो कैसे करोगे डेफिनेशन में, ओके, तो हीट कैपेसिटी is defined as the ratio of amount of energy transferred to the material and change in temperature that is produced. ओके, तो पहला तो हमने एक पॉइंट समझ लिया कि सपोज कोई भी सैंपल आप 1 ग्राम लेके आओ, ठीक है, और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्यू कहेंगे, और उसकी जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब ये अब हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि है सी, विच इज इक्वल टू क्यू हो गई। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पैरामीटर्स क्या है, 1 डिग्री से इंक्रीज करना चाहिए, ओके, और कंपाउंड 1 ग्राम होना चाहिए, राइट। अगर कंपाउंड 2 ग्राम हो और टेम्परेचर भी 2 केल्विन से इंक्रीज किया जाए, तो क्या ये सी की वैल्यू होगी, नहीं होगी, ओके। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, ओके, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, हमें मालूम है सी के लिए, मतलब सी इन द सेंस 1 ग्राम के लिए और 1 केल्विन के लिए कितनी एनर्जी लगती है, सी एनर्जी लगती है, ठीक है, तो ये सी यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी यहाँ पे कितनी थी 1 ग्राम, यहाँ पे कितनी है 2, तो हमें 2 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैटर ज्यादा है, ठीक है, और केल्विन भी ज्यादा है, तो मल्टीप्लाइड बाय अगेन केल्विन। तो यही चीज फॉर्मूला में डाल दी, क्यू मतलब कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है, किसी भी मैटर के लिए, तो इज इक्वल टू सी मतलब स्पेसिफिक हीट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय कितना मास है उसका, क्योंकि सी के लिए मास हम आइडियली 1 ग्राम कंसिडर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 1 ग्राम है कि नहीं, अगर 1 है तो 1 वैल्यू डाल दो, कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अगर 1 वैल्यू नहीं है तो कितनी है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, कितनी है वो डालनी पड़ेगी ग्राम में ऑब्वियसली। एंड चेंज इन टेम्परेचर, आइडियली हम कंसिडर करते हैं कि 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, प्रैक्टिकली अगर आपको अलग करना है तो वो यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, ओके, विच इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, कंसिडरिंग m की वैल्यू 1 है, ओके, 1 वैल्यू कंसिडर की। पॉइंट समझ में आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। सर या कोई, लेकिन उसमें दोनों का तो वैल्यू 1 ही है ना, टेम्परेचर भी 1 केल्विन से इंक्रीज हो रहा है और ग्राम भी 1 ही है, तो सर एम को क्यों हटाया फिर। अब देखो सपोज वाटर के लिए सी की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग है, 4.14 है सपोज, ठीक है, 4.14 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन है सी की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ स्मॉल सी की वैल्यू, तो इस वाटर में, इस केस में इस वाटर का वेट कितना होगा, मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा ना, राइट, एंड टेम्परेचर चेंज कितना होगा डेल्टा टी, 1 डिग्री केल्विन होगा ना चेंज इन टेम्परेचर,
ओके, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ये है स्पेसिफिक हीट, मतलब यही कंडीशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली ऐसे करूँ, प्रैक्टिकली मैं सपोज मास 2 ग्राम ले लूँ वाटर, ठीक है, और टेम्परेचर जो बढ़ाऊँ वो टेम्परेचर जो बढ़ाऊँ वो 2 केल्विन से बढ़ा दूँ, तो फिर मुझे वो कैलकुलेट करनी है क्यू की वैल्यू, मतलब कितनी हीट लगेगी यहाँ पे ये सब करने के लिए, तो कैसे निकालूंगा बताओ? सर C इंटू 2 तो यही तो यहाँ पे किया है, 2 और 2 मतलब क्या है, ये ग्राम है और ये केल्विन है, तो यहाँ पे वही तो किया है। समझा? हाँ ओके, नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन सीवी एंड सीपी। अब ये कैपिटल सी है दोनों तरफ, ठीक है। उसका मीनिंग बता देता हूँ। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब फिक्स है। ओके, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कैपिटल सी है मतलब आप समझ रहे हो कि मास डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब उन दोनों में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन के बारे में, और ये कुछ कन्वर्टिंग फैक्टर्स है, वन बाय वन बता देता हूँ मैं आपको, शायद आगे भी है। ओके, सो पहले देख लो आप यहाँ पे, सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, हाँ, अ, ये स्पेसिफिक हीट है, हाँ, स्पेसिफिक हीट का मतलब दिस वन स्पेसिफिक हीट, हाँ, मतलब स्मॉल सी एंड स्मॉल वी है, ठीक है, कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी एंड स्मॉल वी। ओके, सो चीज़ों को अभी सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, या फिर समझ में आए ऐसे ट्राई करेंगे। हमें बेसिकली कोरिलेशन फाइंड आउट करना है सीपी एंड सीवी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज करेंगे। ओके, सो स्पेसिफिक हीट का मतलब सिंपल होता है ना, स्पेसिफिक हीट सीवी का मतलब सिंपल होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा, जीरो है, तो उस केस में जो वही मास है, मतलब 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करना है, उसके लिए जितना भी हीट कैपेसिटी लगेगी, क्यू लगेगी, विच इज नथिंग बट सीवी, इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। अब कंसिडर ये करते हैं कि ये वैल्यूम फिक्स है। ओके, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको तो हम चेंज कर सकते हैं, केल्विन को 1 के जगह पे 2, 2 के जगह पे 3 कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, एम की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया। नाउ इक्वेशन बिकम्स क्यू वी, क्योंकि कंडीशन हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्यू वी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। ओके, सी वी इंटू डेल्टा टी। नाउ एक छोटा सा वही फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लेके आए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, और डब्ल्यू की जगह पे वैल्यूज डाल दिए हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा वी जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया ना, तो इक्वेशन क्या बना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू ओनली, राइट। ये तो लॉजिकल है। नाउ क्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ओके, ये हो गया बाय फॉर्मूला, ये हमारा इक्वेशन, ये हो गया बाय फॉर्मूला। समझा कि नहीं समझा? अब ये लॉजिकली में मैं बताने वाला हूँ, लॉजिकली भी बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है। यहाँ तक जो स्टेप है वो बाय फॉर्मूला है, समझा कि नहीं? बताओ यस नो। बाकी लोगों को ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे पिस्टन वगैरह नहीं है, कंटेनर है, उसमें गैसेस है, ठीक है, ये गैसेस है, और इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय गिविंग सम एनर्जी, कुछ एनर्जी उसको दे रहे हैं,
राइट। बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं। सीवी मतलब कहाँ से निकालते हैं, ये एनर्जी तो है, सीवी मतलब क्या है, एनर्जी तो है। तो अब बेसिकली इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कुछ हीट दोगे उसको, तो वो हीट जाएगी कहाँ पे, एब्सॉर्ब तो कर ली, क्यों तो उसने एब्सॉर्ब कर लिया, जाएगा कहाँ पे, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं सकता। वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकता मतलब क्या है, वर्क डन परफॉर्म नहीं कर सकता, वर्क डन खत्म हो गया। तो वो सारी की सारी एनर्जी एज एन इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये फॉर्मूला हमें वही बताता है। ठीक है, कि आप जितनी भी एनर्जी यहाँ पे दे रहे हो, वो सारी की सारी एनर्जी एज एन इंटरनल एनर्जी स्टोर होके रह रही है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ओके, नाउ अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात करें, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp इंटू डेल्टा टी, फॉर्मूला फिर से वही है, लेकिन नाउ यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो वही पिस्टन है, अब यहाँ पे मुझे कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टन आ गया, यहाँ पे वेट आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं हीट दूंगा, तो ये हीट से क्या होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, राइट, प्लस वर्क डन होगा क्या, ये ऊपर जाएगा क्या, तो बिल्कुल जाएगा, वर्क डन भी होगा। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी मतलब क्या है, वर्क डन है ना। किसी ने तो मुझे कहा था कि सर पी डेल्टा वी की जगह पे वर्क डन डाल सकते हैं क्या, डाल सकते हैं, देखो यहाँ पे। तो इसी को क्या हम डेल्टा एच कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर कि नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपको। मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है कि ये बाउंस तो नहीं हो रहा। सर ये लास्ट वाला रिपीट करो ना। अच्छा चलो, देखो ये पिस्टन है, ओके, ये पिस्टन है, यहाँ पे ये पिस्टन कंटेनर, यहाँ पे कुछ है। अब देखो यहाँ पे कुछ वेट रखा है, वेट रखा है मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, राइट, प्रेशर है लेकिन वो कांस्टेंट है, सो डेल्टा पी जीरो हो गया। ओके, डेल्टा पी जीरो। नाउ हम क्या करते हैं, सीपी कैलकुलेट करने के लिए, मतलब क्या होता है, सीपी मतलब क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है 1 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, और जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं सीपी, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, अब मुझे बताओ, जब ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको दोगे, तो ये गैस उस एनर्जी का क्या करेगा, क्या करेगा, दो ही चीज कर सकता है, या तो इसको स्टोर करके रखे डेल्टा यू के फॉर्म में, मतलब इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, वो वर्क डन करे, वर्क डन मतलब क्या है, ये पिस्टन को ऊपर ढकेल दे, क्योंकि एक्सपेंशन होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस एक्सपांड करता है, तो वर्क डन करता है, राइट। यहां तक ये क्लियर है, या तो ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे, नहीं तो वर्क डन करे। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। गैस एक्चुअल में क्या करता है, दोनों भी चीजें करता है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है खुद का, और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। और जब हम इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन को मिला लो, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनता है, विच इज इक्वल टू व्हाट होता है, याद है, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच, एंथैल्पी। राइट, एंथैल्पी। तो यही पॉइंट यहाँ पे यूज किया है, सिर्फ बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया गया कि QP इज इक्वल टू डेल्टा एच। बट यू हैव प्लेस्ड वेट, ये मैंने वेट इसलिए डाल दिया ताकि प्रेशर आप एक्सपीरियंस कर सको, मतलब आप कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है ना। अगर यहाँ पे वेट प्लेस किया है तो वर्क डन नहीं होगा, ऐसे नहीं। अच्छा एक बात, अरे अच्छा एक बात मुझे एक बता, ये मैंने वेट नहीं प्लेस किया, चलो ठीक है, हाँ वेट हटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सटर्नल प्रेशर तो है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, राइट, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर। तो अब इसको अगर वर्क डन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना, सिंपल है। मैं वेट रखूं भी तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा तकलीफ होगी, राइट, बाकी कुछ नहीं, वर्क डन तो वो परफॉर्म करेगा। ये बिना वेट के, वो सपोज पिस्टन यहाँ तक जाता है, तो वेट के साथ ये पिस्टन यहाँ तक जाएगा, इतना ही डिफरेंस होगा, लेकिन वेट का कोई, वेट में सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता चले कि एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसे रख दूं तो आपको आइडियली समझ में आए कि एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर कंफ्यूजन होता है तो उसको निगलेक्ट कर दो, नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई उसका कोई रोल थोड़ी ना है दूसरा वेट का। तो ऐसे बिल्कुल मत समझना कि वेट रखा है तो वर्क डन होगा नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी ना। ओके,
गाड़ी में आप सामान रखते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गाड़ी चलेगी नहीं, धीरे धीरे से चलेगी लेकिन चलेगी जरूर। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, एक्सपांशन होगा नहीं ऐसे नहीं, होगा थोड़ा होगा लेकिन होगा जरूर। क्लियर? चलो, तो ये हो गया डेल्टा एच के लिए। नाउ छोटी छोटी चीजें करनी है अभी। वन मोल आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, सॉरी, पीवी इज इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। ये भी हमें मालूम है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। ठीक है, एन तो हमने वन ले लिया तो इसको खत्म करो, सिर्फ क्या बचा? आरटी। ओके, सिर्फ आरटी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आरटी। लॉजिकल है। नाउ डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? अच्छा, और एक चीज, ये डेल्टा आर टी, आर तो कांस्टेंट है तो उसका चेंज हम नहीं ले सकते, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, डेल्टा टेम्परेचर। ठीक है, और डेल्टा यू, पिछले इसमें हमने क्या लिखा था? डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? सो डेल्टा एच की वैल्यू हमने लिखी, ये देखो मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे। डेल्टा एच की वैल्यू लिखी सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी। ठीक है, एंड डेल्टा यू की वैल्यू हमने लिखी सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। ओके, ये इक्वेशन ये यहां से आया। नेक्स्ट एकदम सिंपल सा पॉइंट, कॉमन चीजें इन दोनों में से, कॉमन चीजें अगर बाहर निकाले तो क्या बनेगा? डेल्टा टी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा सी वी प्लस आर। ओके, और यहाँ पे सीपी डेल्टा टी तो है ही, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। इसको यहाँ पे लेके आओ, माइनस हो जाएगा, सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारी चीजें हमने इसके लिए की थी। बाकी आगे वाले सारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, और आई डोंट थिंक कि इतने मुश्किल भी है। फिजिक्स के कंपैरिजन में तो इजी ही है, इतना तो मानते ही हो गया 100%। ओके, सो डेरिवेशन वगैरह पूछना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एनी क्वेश्चन? नहीं? ना, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं ज़्यादा उसमें डीप में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, तो मतलब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा न्यूमेरिकल में देखना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, टाइटल नहीं है इसका, ओके, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। ओके, दूसरा एक कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर होता है, एंड ये एक बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, तो आप जो डायग्राम देख रहे हो अभी, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम है। यूज क्या करते हैं इसका? कोई भी फ्यूल हो, कोई भी, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल, और उसकी कैलोरिफिक वैल्यू निकालनी, मतलब ये पेट्रोल कितनी एनर्जी बाहर निकालता है या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है आफ्टर हीटिंग, राइट? तो उसको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, और एकदम सिंपल सा लॉजिक है, देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा उसमें बहुत चेंजेस वाली बात नहीं है। ओके, इंजीनियरिंग के ज़्यादा स्टूडेंट को यूज़ करते हैं ये, तो आपके लिए सिर्फ कंसेप्ट ही सफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पे फ्यूल रखा गया, ऑक्सीजन है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन लगता है, सबको मालूम है ना। कोई भी कंपाउंड बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी जरूरी है, CO2 प्लस वाटर बनता है, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती, या ई कह दे उसको, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती। तो ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी ये कौन एब्सॉर्ब करेगा? तो ये वाटर एब्सॉर्ब करेगा, राइट? वाटर एब्सॉर्ब करेगा तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेल्टा टी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नाउ ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इतने रिलीज की, ये हमें कैलकुलेट करना है, हमारा पर्पज ये है। ओके, तो कैसे निकालेंगे उस चीज को? तो सिंपल सा है, Q इज इक्वल टू वॉट? Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम CV डेल्टा टी। सिंपल सा लॉजिक है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हो गया इसका, किसका? वाटर का। ओके, वो यहाँ पे आएगा,
एंड सीवी मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस एंड क्वांटिटी वाटर की ऑब्वियसली 1 ग्राम चाहिए, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं सीवी। ओके, अब यहाँ पे क्वांटिटी हम गिन सकते हैं, वाटर की क्वांटिटी गिन सकते हैं, टेम्परेचर तो हम चेंज गिन ही रहे हैं, तो उससे हम क्यू वैल्यू निकालेंगे, और ये क्यू वैल्यू कहाँ किसकी होगी, इस फ्यूल की होगी जिसने ये हीट दे दी। तो बेसिकली हम इस फ्यूल का कितना हीट वो प्रोड्यूस करता है वो हम बेसिकली निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओके, बेसिकली निकालते हैं। और आपको ये बाकी सारी चीजें दिख रही है ना, ये मैकेनिकल स्टफ है कि फ्यूल को बर्न करने के लिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव नेगेटिव रॉड्स है स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए, ये स्टरर है ताकि हीट जो आए वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाए, टेम्परेचर पूरे सॉल्यूशन का यूनिफॉर्म रहे, इसलिए ये स्टरिंग की जाती है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। क्या है मेन चीज, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीवी वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, कॉफी कप कैलोरीमीटर में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट, चीजें सेम रहेगी, एक रिएक्शन मिक्सचर लिया जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगी, वहां पे फ्यूल था, यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगी, प्रेशर कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सपोज, तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ घटेगा, इंक्रीज होगा, जो भी होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा टी को कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को, या फिर आप कह सकते हो कि सी पी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, रिएक्शन की डेल्टा एच, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, गिनते कैसे है, डेल्टा एच से ना, याद है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो कितने निगेटिव कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली आता कहाँ से, तो यहाँ से आता है। ठीक है, कॉफी कप कैलोरीमीटर से। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जो पार्ट है ना बेसिक, मतलब ये उतना ज़्यादा वेटेज वाला नहीं रखता फिलहाल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह दिखता है तो डिटेल में बता दूंगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज। हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें पहले की है, अभी हम अलग अलग फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में हमेशा याद रखना कि मतलब डेल्टा एच के बारे में, एक तो डेल्टा एच की वैल्यू पर मोल रहती है हर बार, ये तो कंफर्म है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज, एग्जाम में हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये बहुत बार पूछा गया है, मुझे मालूम नहीं क्यों लेकिन पूछा गया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बच्चों को शायद एटोमाइजेशन याद नहीं रहता होगा, बाकी सारी चीजें याद रहती है। और इसका याद रहने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल, फॉर्मूला क्या, एक लॉजिक से बहुत सिंपल। ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कोई भी एक रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन, अगर आपको लॉजिक मालूम है फॉर्मेशन रिएक्शन का, क्लास 10th में आपको हो गया था, तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम होगा। कोई भी केमिकल कंपाउंड को अगर बनाना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू, या कोई एक ही केमिकल कंपाउंड बन रहा है 1 मोल में, ओके, तो उस रिएक्शन को हम रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और उस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर चेंज होगा या एनर्जी चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगा, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी किस चीज पे डिपेंड है, रिएक्शन पे डिपेंड है, ये फॉर्मेशन की रिएक्शन। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ NH3 बना, बाकी कुछ नहीं बना, यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl बना, बाकी कुछ नहीं बना, राइट, तो ये एंथैल्पी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्शन देखो, एंथैल्पी ढूंढो कौन सी, रिएक्शन समझ में आए तो एंथैल्पी आ जाएगी। या फिर इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस भी यही होता है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, रिएक्शन कौन सी होगी, कंबशन। अगर आपको कंबशन रिएक्शन मालूम है तो सवाल ही नहीं आता। देखो यहाँ पे कंपाउंड 1 मोल लोगे, वहां पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे कंपाउंड है जो 1 मोल लोगे, वाटर ऑक्सीजन जैसे रिक्वायरमेंट वैसे लो, कंबशन रिएक्शन कंप्लीट कर दो, यहाँ पे डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, जो भी होगा थ्योरेटिकली उसको हम कहते हैं इन हीट ऑफ कंबशन। अगेन रिएक्शन पे बेस्ड है, और मैं हर बार कहता हूँ कि डेल्टा एच पर मोल रहता है, लेकिन कौन सा पर मोल क्या, तो हीट ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट, क्योंकि हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो ये 1 मोल। ठीक है, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 मोल था। नेक्स्ट वन, न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपको याद होगी तो सिंपल कोई भी एक एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लो, जहां पे 1 मोल एसिड शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल बेस, जो भी रिएक्शन एंथैल्पी चेंज होगा वो आपको आ जाएगी। ओके, रिएक्शन बस, बाकी कुछ भी नहीं।
हीट ऑफ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन बनाना मालूम है, कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो, सॉल्यूट ले लो, सॉल्वेंट में डाल दो, ओके, तो वहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, मतलब वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। NH4Cl ऑब्वियसली 1 मोल डाल दिया वाटर में, BaCl2 1 मोल डाल दिया सॉल्यूशन वाटर में, तो एंथैल्पी चेंज। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की कंसेप्ट याद एंथैल्पी है? का फॉर्मूला होगा ना फाइंड करने के लिए कुछ, किस चीज का? डेल्टा एच फाइंड करने के लिए। हाँ, तो डेल्टा एच के लिए है ना फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला। और प्रैक्टिकली हाँ कैसे बट अगर निकालोगे? सर, हाँ, हाँ रिएक्शंस में से अगर हुआ पूछा तो फिर सर वो किधर से निकालेंगे उसके वैल्यूज तो किधर से? उसके लिए आगे है हेसिस लॉ, है ना, आगे आगे है हेसिस लॉ, हेसिस लॉ है, आगे है आगे। तो सर इधर सिर्फ रिएक्शंस याद करने और जितना उनका डेल्टा एच है वो देखना है क्या? हाँ, यहाँ पे सिर्फ पहले, अभी ना आपको सिर्फ इतना समझो कि रिएक्शन के बेसिस पे डेल्टा एच फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई भी एक रिएक्शन आएगी ना, तो आपको उसको समझ में आना चाहिए कि ये डेल्टा एच है कौन सा, ये हाइड्रेशन का है, फॉर्मेशन का है, सॉल्यूशन का है कि कंबशन का है, ये आइडेंटिफिकेशन अभी आपको आनी चाहिए, अभी जो हम देख रहे हैं उसमें, मतलब ये सारी चीजें उसके लिए। ठीक है सर, चलेगा सर। ओके, सो ये हाइड्रेशन, अब हाइड्रेशन प्रोसेस मैंने कौन से लेक्चर में बताया था याद नहीं मुझे, मैंने कहा था ना सोडियम Na+ होता है, देन वाटर उसको घेर लेते हैं, याद है, यस और नो? वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, मैंने कहा था बहुत हाँ बारी, सर। आगे आने वाला है, राइट? तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी, ओके, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन मतलब एक सिंपल से वर्ड में बता दूं तो इन दिनों में, बारिश के दिनों में, यस उसको सॉल्वेशन कहते हैं, वही डिफरेंस बता रहा हूँ। बारिश के दिनों में ना नमक जो है थोड़ा सा गीला हो जाता है, NaCl कहेंगे उसको, वो गीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके क्रिस्टल के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स आके एडसॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं बेसिकली हाइड्रेशन, ओके, एंड जो डिजोल्व होता है कंपाउंड उसको हम कहेंगे सॉल्वेशन, ठीक है। ओवरऑल मैकेनिज्म थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन क्वांटिटी का डिफरेंस है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप देखो ये 1 मोल है तो सिर्फ 5 मोल्स वाटर है, और जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये 5000 मोल्स भी हो सकते हैं, रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो ये डिफरेंस है। सॉल्वेशन का मतलब क्या है? NaCl, नमक इन दिनों में जो थोड़ा गीला होता है ना, उस कंसेप्ट को हम सॉरी हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है, हाइड्रेशन। नेक्स्ट वन, वेपराइजेशन। कोई भी चीज ले लो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करो, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, कंसिडरिंग कि टेम्परेचर चेंज 0 है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। मतलब फिर से समझ लो, ये लिक्विड जो है ना उसका टेम्परेचर, वाटर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस में आप अब इस कंटेनर में जब भी आप हीट दोगे तो वो हीट, सारी हीट कहाँ पे यूटिलाइज होती है? अब टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा नहीं, राइट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो जो भी हीट दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो सारी हीट सिर्फ फेज ट्रांसफर के लिए यूज की जाएगी, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन पर मोल ये 1 मोल चाहिए, ओके, या फिर उसके रिवर्स, गैस से लिक्विड में लेके आओ तो भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, सिर्फ साइन अलग होगा, ओके। सो वेपराइजेशन रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हमें देखना है या कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ डेल्टा एच की वैल्यूज है, आगे की वैल्यूज नेक्स्ट स्लाइड में है। तो पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, या कोई ऐसा टर्म है जो आपको समझ में नहीं आया? यहाँ तक तो मैंने पूछ लिया था, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, हाँ, बॉम्ब सिर्फ नाम है जिन्होंने ये डेवलप किया था, अदरवाइज एक्सप्लोजिव जो बॉम्ब होता है ना उसका और इसका कोई लेना देना है नहीं। कोई डाउट है किसी को?
नहीं है। चलो ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, 3 मिनट ही बाकी है, तो मैं सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना, तब तक मैं स्लाइड भी दूसरी ये करता हूँ, ओपन करता हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये था हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो हमने इसको लास्ट में देख लिया था। ये कुछ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आंसर है क्या इसका? ओके, अ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम, तो ये V1 है, ये V2 है, अगेन अ कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर है, ठीक है। द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज यूज्ड टू हीट, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज यूज्ड टू हीट 10.0 मोल ऑफ वाटर of temperature to 90 Kelvin. Calculate the final temperature of water. ये बॉम्ब कैलोमीटर के बेस पे है। बॉम्ब कैलोमीटर क्या किया है उन्होंने? गैस एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम, गैस ही किया है, लेकिन वर्क डन जो किया है ना, वो कहाँ पे यूज किया है? यूज टू हीट, ये वाटर को हीट करने के लिए यूज किया है। ओके, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है वाटर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये सारे कैलकुलेशन करके पहले तो एनर्जी या हीट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके। एंड नेक्स्ट उतनी ही हीट यहाँ पे दी गई ना, वाटर को दी गई, और वाटर की स्पेसिफिक हीट मालूम है आपको, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ ये भी मालूम है, तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको क्वांटिटी मालूम है, स्पेसिफिक हीट मालूम है, ठीक है। आंसर दिखा देता हूँ मैं। पहले आप वर्क डन फाइंड आउट करोगे P डेल्टा V से, ठीक है। उसके बाद उस वर्क डन को आप कन्वर्ट करोगे एनर्जी में, ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो भी एनर्जी वर्क डन में परफॉर्म हो गई, उतनी ही एनर्जी वाटर ले लेगा, वाटर लेगा, ठीक है। और वाटर एनर्जी लेगा तो क्या, दो ही चीजें, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है ना, तो वो कितना हो सकता है? तो हमें स्पेसिफिक हीट दी है, मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? अगर वाटर 1 ग्राम रहेगा, 1 केल्विन रहेगा, तो इतनी एनर्जी लगती है, लेकिन यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, 10 मोल्स है, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई किया, और डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। अब हीट एब्सॉर्ब कितनी है? तो उतनी है 608, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे दो चीज़ें इंटरलिंक्ड है। देखो आप यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वही एनर्जी कहाँ पे जाएगी? वाटर को जाएगी, और वाटर उस एनर्जी का क्या करेगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमें ये निकालना है कि अगर इतना वर्क डन किया है तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो वर्क डन किया है तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, एनर्जी में कन्वर्ट किया है तो उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम के थ्रू, स्पेसिफिक ये हीट कैपेसिटी के थ्रू कन्वर्ट करो कि कितना टेम्परेचर में चेंज होगा, ठीक है। हीट एब्सॉर्ब्ड एंड सो ऑन। तो ये बॉम्ब कैलोमीटर के बेसिस पे है, ये आपको चांसेस थोड़े से कम है क्वेश्चन आने के। देखो मैंने कहा ना, ये JEE के क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ, आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि चांसेस नहीं आएंगे ऐसे नहीं है, तो मतलब ये ऐसे मतलब क्या बोलो आपको कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी, इसलिए मैं इसको आपको ले रहा हूँ। ओके, अब ये तो JEE का, तो उसको सोच छोड़, थ्योरी को देख लेंगे पहले, क्वेश्चन तो हम सेपरेट इससे ले लेंगे, नीट के हिसाब से ले लेंगे। हालांकि क्वेश्चन मिक्स है, JEE नीट की मिक्स है, लेकिन चलो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट जो हम डेल्टा एच फाइंड आउट कर रहे थे ना अलग अलग रिएक्शन की, नेक्स्ट रिएक्शन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होना चाहिए? कोई भी एक रिएक्शन हो, लेकिन उस रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन उसकी स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, तो वो गैस में ही होना चाहिए, वो लिक्विड में नहीं होना चाहिए या सॉलिड में नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वो रिएक्शन है वैसे, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन में जो चेंज होगा उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया नहीं है, एक मिनट, चेंज होता है। ओके, कंडीशन समझ लो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट।
Okay, and the standard state of the substance at a specific temperature is its pure form at 1 bar. मतलब जो अभी इसका सिंपल मतलब यही है ना कि वाटर है तो वो वाटर लिक्विड में ही होना चाहिए, सॉलिड में नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन है तो रूम टेम्परेचर प्योर फॉर्म कौन सा है, गैस है तो गैस स्टेट में ही होना चाहिए रिएक्शन होते टाइम। मिथेन है, मिथेन किस में होना चाहिए, गैस स्टेट में ही होना चाहिए, राइट। कंबशन रिएक्शन, सपोज ये रिएक्शन हो गई तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, ये गैस में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो ये भी गैस में हो सकता है, तो चलेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा H बनेगा, डेल्टा H, इसको आप दो कैटेगरी में डाल सकते हो, एक तो कंबशन के लिए भी डाल सकते हो और इसी को आप स्टैंडर्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, दोनों भी कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें से एक चीज को आपने कन्वर्ट कर लिया, सपोज ये लिक्विड की जगह पे सॉरी गैस की जगह पे लिक्विड ले लिया सपोज ये, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। कंबशन तो हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए। ये ब्रॉड कंसेप्ट अभी धीरे धीरे आएंगे। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर। जैसे हमने वेपराइजेशन के लिए देखा था टेम्परेचर चेंज 0, उसी तरह पे कोई भी फेज ट्रांसफर हो, फिर वो सॉलिड से लिक्विड हो चलेगा, टेम्परेचर चेंज 0 होना चाहिए, या लिक्विड से गैस हो। ओके, कोई भी फेज ट्रांसफर में जो डेल्टा H की वैल्यू निकल के आती है उसको हम कहेंगे डेल्टा H फॉर फेज ट्रांसफर, या फिर रिवर्स भी हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड भी हो सकता है, या गैस टू लिक्विड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आपको सब्लिमेशन रिएक्शन मालूम होनी चाहिए, किसी भी कंपाउंड है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो रिएक्शन के बेसिस पे, तो मेन फोकस हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी उसमें कुछ ज़्यादा उतना है नहीं। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल है लेकिन रहने देंगे फिलहाल के लिए, आगे देखेंगे हम, नहीं देख लेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, मुझे लगा कॉम्पिटिटिव का, एनसीईआरटी का है यहाँ न्यूमेरिकल। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। द स्विमर coming out of the pool is covered with a film of water weighted about 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर है मतलब कितने मोल, तो 1 मोल, ये तो कन्वर्जन ऐसी हो गई। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवापोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। कितना हीट देना पड़ेगा उसको इस वाटर को इवापोरेट होने के लिए। ओके, एक चीज। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 298 केल्विन। ओके, इंटरनल हीट ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इतना दिया है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आदमी स्विमिंग करके बाहर निकल के आया, उसके बॉडी पे 18 ग्राम वाटर है, उसको हमें इवापोरेट करना है, तो कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी लगेगी। ओके, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन दिया है उन्होंने विच इज 44 किलो जूल्स। इसका मतलब अगर 1 मोल वाटर होगा तो 44 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक उन्होंने पूछा, एंड देन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पहली बात उन्होंने पूछा। सो हीट सप्लाई टू इवापोरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर, वो तो सेम वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये वैल्यू तो सेम आएगी। क्यों ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि बॉडी पे 18 ग्राम है मतलब 1 मोल है, और डेल्टा एच तो हमेशा 1 मोल के लिए रहता है, तो 1 मोल बॉडी पे है वेट हमारा क्या कहें वाटर, और डेल्टा एच फॉर 1 मोल वाटर उतना ही है, तो ऑब्वियसली उतना ही रहेगा ना, 44 उतनी एनर्जी लगेगी, मतलब क्यू अमाउंट उतनी होगी, राइट। नेक्स्ट निकालना है डेल्टा यू। फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये यहाँ पे लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हमें निकालना है पी डेल्टा वी, हमें निकालना है डेल्टा यू, इसको यहाँ पे लेके आओ, निगेटिव हो जाएगी निगेटिव, बाकी सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट। ओके, पी डेल्टा वी मतलब डेल्टा एन आर टी, आर की वैल्यू डाल दी, ये सारी चीजें। ओके, सो आई थिंक
क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट वन, हेसेस लॉ। अब देखो प्रैक्टिकली कैसे होता है ना, सारे रिएक्शंस लैब में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता, या फिर कुछ रिएक्शंस हो ही नहीं सकते लैब में, तो उनकी अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज ऑफ रिएक्शंस को एडिशन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन को आप ऐड करो तो डेल्टा एच को भी ऐड करना पड़ेगा, रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करो तो डेल्टा एच को भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा हेसेस लॉ है, ओके। और जिसके थ्रू हम किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कौशल ने अभी क्वेश्चन पूछा था लास्ट सेशन में, उसका एग्जाम ये आंसर है। देखो एप्लीकेशन डायरेक्टली ले रहा हूँ ताकि थ्योरी मतलब एप्लीकेशन से ज़्यादा समझ में आती है। देखो ये दो रिएक्शंस है और हमें फाइंड आउट करना है थ्योरेटिकली कि ग्राफाइट अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी, डेल्टा एच कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये प्रैक्टिकली निकालना मुश्किल है, तो ये दो इक्वेशन के थ्रू हमें इसको निकालना है। क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन को ऐसे एडिशन करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन करो, जो करना है वो करो, लास्ट में रिएक्शन ये आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में ये रिएक्शन आनी चाहिए, ओके। लॉजिकली देखो अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मेथड को समझो, मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ उसको समझो। मेरा फाइनल आंसर ये होना चाहिए ना, तो थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो कार्बन ग्राफाइट लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफाइट चाहिए, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो इस रिएक्शन को एज इट इज रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें है क्या, इसमें है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, इस साइड में। ये कहाँ पे है, इस साइड में। तो रिएक्शन को पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या है कि मैं इसको अभी ऐसे लिखूंगा, इसी रिएक्शन को CO2 gives us CO plus 1/2 O2। अब इस केस में रिएक्शन को रिवर्स किया है तो डेल्टा एच की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, विच इज नथिंग बट प्लस 283। मैंने क्यों किया ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। मुझे आंसर वो चाहिए ना ऊपर का, और CO2 प्रोडक्ट साइड में था तो मुझे प्रोडक्ट साइड में लाना पड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड को। नेक्स्ट, दोनों के एडिशन करो तो हाफ O2 रहता है क्या, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाफ O2 है, ये फुल मतलब 1 O2 है, ये उसमें से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हाफ बचेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कार्बन ग्राफाइट का एक ही चाहिए, एक ही है। CO2 तो अच्छा CO2 नहीं चाहिए, तो ये CO2 कैंसिल हो जाएगा, एक ही CO चाहिए तो एक ही CO, मतलब इन दोनों की एडिशन कर दो, सिर्फ एडिशन कर दो, हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी, कार्बन इन ग्राफाइट फॉर्म प्लस ये O2 और ये 1/2 O2, मतलब 1 O2 1/2, 1 में से 1/2 चला गया, बचा 1/2 O2 गिव्स अस। प्रोडक्ट साइड में क्या है, CO2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हमने क्या किया, दो इक्वेशन के एडिशन, तो इनकी वैल्यू की भी एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन कैसे होगा, -393.5 किलोजूल पर मोल, ऑब्वियसली यूनिट देखना पड़ेगा, प्लस 283। साइन सेम नहीं है, साइन सेम नहीं है, तो ये लगभग क्या 110 के आसपास आएगा। पॉइंट समझ में आया क्या, हेसेस लॉ को मैंने अप्लाई कैसे किया समझ में आया, हेसेस लॉ को अप्लाई कैसे किया समझ में आया। इसी तरीके से आप डेल्टा एच, किसी भी डेल्टा एच की वैल्यू को निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, और इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, नीट में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे। और कौशल तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर बट ये दोनों गिवन वैल्यूज है, जैसे C+O2 gives CO2, इसका डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, तो सर उस टाइम पे वैल्यू गिवन रहेगा क्या? हाँ गिवन रहता है ना सर मतलब ये तीनों इक्वेशन ऐसे गिवन रहेंगे और हमको इन्हीं में से कुछ चेंज करके वो आंसर लेके आने। करेक्ट। देखो कंफर्म तो ये है, ये दो वैल्यू गिवन रहेंगी, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या कहते हैं ना, जानबूझ के ये रिएक्शन नहीं देंगे लेकिन वर्डिंग में देंगे ये रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द ग्राफाइट विच कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे देंगे। सेम क्वेश्चन लेकिन वर्डिंग वगैरह थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं कह दूं, कॉम्पिटेटिव में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, ओके। इसी पे ये जो आप सामने अभी देख रहे हो ना,
इसी पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सेम चीज, ये वैल्यू के साथ सेम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो नीट वाले जानबूझ के ऐसे ही करते हैं। ओके, मैंने भी अभी वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो मैंने जानबूझ के लिया वो क्वेश्चन, रीजन वही था कि वो क्वेश्चन बहुत बार डाल सकते हो, चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा एच, तो एटीएम भी कहते हैं उसको, एटमाइजेशन मतलब समझो। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बच्चों को ये एटमाइजेशन याद ही नहीं रहता, कंबशन याद रहता है, बाकी चीजें याद रहती है, इसको याद नहीं रहता। एटमाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करके सारे एटम्स को अलग करना, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एटम्स को अलग करना। फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल, ब्रेक करो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन होने के लिए जो भी डेल्टा एच की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, खत्म चीज, इतना ही है। एटमाइजेशन मतलब एटम्स को अलग करो। ओके, रिएक्शन दी है, ये एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, याद रखने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन देख लो। एंथैल्पी चेंज दैट अकम्प्लाइज मतलब जो होगी द टोटल सेपरेशन ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एटम्स इन अ केमिकल सब्सटेंस, उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटम। सिंपल है। नोट दैट द प्रोडक्ट आर ओनली, ये तो ये मैंने CH4 का लिखा ना, ये एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन गैस स्पेस, तो CH4 का कार्बन रहेगा प्लस हाइड्रोजन रहेगा इन गैस स्पेस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट वन, बॉन्ड एंथैल्पी, नाम नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करो या फॉर्म करो, उस टाइम में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग हो सकती है, वो थोड़ी ना सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल CH4 कार्बन, यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH4 4 बॉन्ड, ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेकंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड लास्ट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली CH बॉन्ड की एनर्जी है कितनी, ये अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग यूज कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम कहते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप इस चीज को यहाँ पे देखोगे तो CH4 था, एक हाइड्रोजन बाहर निकाला उतनी एनर्जी लगी, CH3 बन गया और एक हाइड्रोजन बाहर निकाला दूसरी एनर्जी लगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मीन एनर्जी मतलब क्या है, एवरेज। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी लगी, इन सबकी एडिशन कर दो, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो, बात खत्म, मीन बॉन्ड एंथैल्पी निकल के आई, या फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आप कह सकते हो। ओके, सो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या फॉर्म करने के लिए जो एवरेज एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज एनर्जी को, यानी एक पर्टिकुलर बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब ये भी बॉन्ड हो सकता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे, डेल्टा एच, यहाँ पे बॉन्ड लिखेंगे। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सिंपल सा लॉजिक है। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस सबको मालूम है, सॉलिड स्टेट में हमने यूज किया था। ओके, अब क्लास 11th में बताना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी तो आपको मालूम है। तो जो क्रिस्टल बनता है वो क्रिस्टल बनते टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकल के आती है या देनी पड़ती है, जो भी है। ओके, ये डिपेंड करेगा, मतलब बाहर दी जाए या ऐसा की जाए। क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए, सपोज फॉर्म है क्रिस्टल, उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। NaCl का क्रिस्टल है, ब्रेक करना है, तो उसको जो एंथैल्पी रहेगी उसको हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी, खत्म चीज। ओके, यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है ना, ये दो आयन सॉलिड स्टेट में है, इसको कहाँ पे गैस स्टेट में लेके आए, मतलब क्या किया, क्रिस्टल को ब्रेक किया, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। अगेन, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, तो वो जूल्स तो रहेगा, जूल्स या किलो जूल, लेकिन पर मोल ये फिक्स है। ओके, नेक्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन प्रोसेस अगर आपको मालूम है तो सिंपल सी चीज है, सपोज मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ये सॉल्यूशन है, 1 मोलार HCl है इसमें। ओके, इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, 2 मोलार नहीं बनेगा, 0.5 बनेगा, 0.5 मोलार। तो ये डाइल्यूशन करते टाइम इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ डेल्टा एच चेंज हो गया ना, तो उसको हम कहेंगे डेल्टा एच ऑफ डाइल्यूशन। ओके, तो
डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज डिपेंड ऑन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो इस पे डिपेंड है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड मतलब वाटर कितना आपने डाल दिया। द हीट इवॉल्व पर मोल ऑफ सोल्यूट व्हेन द सॉल्यूशन इज ग्रेटली डाइल्यूटेड। ये क्या है, डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट इवॉल्व पर मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के पर मोल में, पर मोल मतलब HCl है ना यहाँ पे, तो वो सोल्यूट है, पर मोल सोल्यूट व्हेन अ सॉल्यूशन इज ग्रेटली डिसॉल्व्ड, बहुत ज्यादा डिसॉल्व किया गया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉफी कप कैलोरीमीटर याद है ना, तो उसको यहाँ पे यूज करते हैं, कॉफी कप कैलोरीमीटर को, ठीक है, इस केस में यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एच, ये सारी कैलकुलेशन मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना पड़ता है डेल्टा एच की वैल्यू को, लेकिन उसका एग्जांपल है डाइल्यूशन का। ओके, नाउ हेसेस लॉ जो है ना, हेसेस प्रोसेस, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है विच इज नथिंग बट बॉर्न हैबर प्रोसेस। ओके, सो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो एक NaCl का सॉलिड है, ठीक है, उसको हमने कुछ, सपोज ये रिवर्स है ऐसे समझो, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले सॉलिड को ब्रेक कर दिया, क्लोरीन गैस स्टेट में चला गया इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद, देन ये भी गैस स्टेट में चला गया उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद, देन हमने सोडियम को गैस स्टेट में पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, मतलब आयन बना दिया, इतनी एनर्जी लगी। देन हमने क्लोरीन जो वन ये क्लोरीन ये था ना, मतलब मॉलिक्यूल था ना, उसको एटम के फॉर्म में लेके आए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, ठीक है। बाद में ये Cl उसको माइनस बनाने के लिए, गैस स्टेट में ही माइनस बनाने के लिए इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने छोड़ दी, तो ये माइनस बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा हो गया ना, हमें करना है Na प्लस एंड Cl माइनस जो गैस स्टेट में है उसको वापस से लाना है NaCl के फॉर्म में, तो कितनी एनर्जी लगेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये पूरी एक साइकिल है, आप देख रहे हो पूरी साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट किया था, घूम के यहीं पे आना है हमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेप की वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, जिसको हम कहेंगे डेल्टा एच ऑफ लैटिस, ये हमें नहीं मालूम, कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, हेसेस लॉ यूज करेंगे। कैसे, ये सारी एनर्जी के एडिशन माइनस ये एनर्जी, तो ये एनर्जी डिफरेंस निकल के आएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, इनकी एडिशन करनी है, इनकी एडिशन करनी है, इनकी एडिशन करनी है, ठीक है, लेकिन ये तो रिवर्स है ना, तो रिवर्स है तो उसको इस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा, तो ये माइनस के प्लस में हो गया, ठीक है, बाकी फिर एडिशन करनी पड़ेगी। और ये तो ठीक है, ये तो चलो माइनस ही हो जाएगा, वैसे ही है, डायरेक्शन भी वैसे ही है। ओके, हेसेस लॉ का एप्लीकेशन, और एक लाइन में आप देखो ये माइनस था, क्योंकि एरो गलत है, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो माइनस का प्लस कर दिया, ये एरो करेक्ट है, एज इट इज वैल्यू ले ली। ओके, ये पहली ले ली वैल्यू, और ये इसको भी ले ली, सिर्फ सीक्वेंस ऊपर नीचे गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस ये वैल्यू, वही तो किया है, कोई भी नई बात नहीं है यहाँ पे। ओके, लेकिन अगर ये डायग्राम आ जाए तो शायद बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हेसेस लॉ मालूम नहीं होता, या फिर उसको कैच कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कैच है। ओके, इसको बिना कन्वर्ट किए आपको एक ऑप्शन में आंसर मिलेगा 100%, जो भी होगा वो। तो स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाने से पहले मुझे बताओ, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या सबका, यस और नो? यहाँ पे एंथैल्पी खत्म हो जाती है, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, उसके रिएक्शंस, बाकी जो है वो यहाँ तक तो खत्म हो जाते हैं। तो किसी को कोई डाउट है क्या, डाउट है कि नहीं, इतना ही बता दो, यस और नो? बाकी लोगों को डाउट है क्या, डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नो डाउट डाल दो ना, मुझे समझ में आ जाए, या फिर दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या, बाउंस हो रहा है?
आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का सिंपल सा मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए अगर कोई चीज हो रही है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, irreversible process and may only be reversed by some external agency। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के मैंने ये बताया था ना, एक कार यहाँ पे प्रेजेंट है, अरे कार नहीं हो गया, ये अलग कुछ हो गया, कार है तो नीचे ही जाएगा। ओके, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो स्पॉन्टेनियसली नीचे ही आएगा। तो पोटेंशियल होता है खुद ब खुद मिक्स ये रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए। नहीं तो दो गैसेस हैं, यहाँ से हाइड्रोजन डाल दिया, यहाँ से O2 डाल दिया, तो ये दो गैसेस ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनिटी। ना क्या स्पॉन्टेनिटी मतलब एंथैल्पी से हम स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? एंथैल्पी मतलब डेल्टा H से क्या हम स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नहीं, मतलब डेल्टा H से सिर्फ हम इतना निकाल सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, हमें ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ओके, ये पहला क्लियरिफिकेशन, ये थ्योरी में भी उतना ही है, ये डिटेल में है, बाकी कुछ भी नहीं, ये पहला पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा एच हमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताता है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन कैसी होती है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का डायग्राम देख लो, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम। देखो एक मिनट ना, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक लिखता ऐसे, रिएक्टेंट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्शन होगी तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल के जाएगी। ओके, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमें कुछ ना कुछ नेट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड में। स्पॉन्टेनिटी को समझो, स्पॉन्टेनिटी नथिंग बट रैंडमनेस, एक वर्ड में बोला जाए तो स्पॉन्टेनिटी मतलब रैंडमनेस होता है। ओके, रैंडमनेस। सो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी बहुत कम है, बहुत लेस स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं ग्राफिकली, कि यहाँ कहाँ पे स्पॉन्टेनिटी कम या ज़्यादा होगी। ओके, अब इस एनिमेशन को देखो, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ये पूरे गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पे एक कंटेनर में होंगे, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पे रैंडमनेस लगभग जीरो होगी, ठीक है, रैंडमनेस बहुत कम होगी, राइट। धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट ऐसे आएगा जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ कांस्टेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे इक्विलिब्रियम में, तो स्पॉन्टेनिटी भी एक पर्टिकुलर टेम्पर यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम अचीव करेगी, इक्विलिब्रियम, ना इसके आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल जितने राइट हैंड साइड जाएंगे उतने लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में जाएंगे, तो स्पॉन्टेनिटी भी एक पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट रहेगी। इसका दूसरा मतलब यह है एट इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 या स्पॉन्टेनिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मैं एनिमेशन को दिखा देता हूँ आपको, देखो मॉलिक्यूल धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, स्पॉन्टेनिटी धीरे धीरे देखो इंक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो गई। ओके, इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो गई। हाँ, और ये N1 कंटेनर के लिए स्पॉन्टेनिटी है, ये N1 के लिए है स्पॉन्टेनिटी। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो सारी ये रैंडमनेस यहीं पे थी, इसलिए 100% से ये मूव हुआ, क्योंकि पहले तो यहीं पे थे ना गैसेस के मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ से ये मूव हुआ, यहाँ पे जाके रुक गया, क्योंकि ये N1 के लिए है, मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया था N1 के लिए भी N2 के लिए, ठीक है, फिर से देख लेना चाहते एक बार। तो जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी एक वैल्यू के पास आके रुक जाएगी,
नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, अब ये हम एंथैल्पी के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे उसके बारे में। हीट एडेड टू द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, मतलब क्या है, दो कंटेनर है, यहाँ पे वाटर है जिसका टेम्परेचर है सपोज 1 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा कंटेनर है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर causes greater randomness than when the same quantity of heat is absorbed at a higher temperature। मतलब इसको आप अगर टेम्परेचर कुछ एनर्जी दे दो तो यहाँ पे रैंडमनेस सडनली ज्यादा इंक्रीज होगी, वेराज इसको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो रैंडमनेस ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लो टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसके। देखो ना, ये 1 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग ये सॉलिड बन ही गया है, 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड बनने को तैयार है, बिल्कुल बैठा हुआ है सॉलिड बनने के लिए। तो रैंडमनेस बहुत ही कम हो गई उनकी। सॉलिड स्टेट में तो हमें मालूम है रैंडमनेस तो बहुत ही कम हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे रैंडमनेस बहुत कम हो गई, लेकिन उसको जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो रैंडमनेस सडनली इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, तो जब भी एनर्जी देंगे वो रैंडमनेस ज्यादा इंक्रीज करने के लिए होती नहीं, ठीक है। या रैंडमनेस ऑलरेडी रैंडमनेस है तो और कितना है होगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, दिस सजेस्ट दैट द एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। मतलब आप जितनी हीट दोगे रैंडमनेस उतनी बढ़ेगी, ये तो सबको मालूम है ना। देखो, लिक्विड है, वाटर है, वाटर को आप बहुत ज्यादा हीट दो तो ये रैंडमनेस बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम ऐसे आएगा कि ये गैसेस में चले जाएगी रैंडमनेस बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो ये रैंडमनेस किस पे डिपेंड है? हीट पे डिपेंड है। मतलब रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी हमने देख लिया पहले सेंटेंस में, ठीक है। दोनों सेंटेंस को ऐड करके हम निकाल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, क्यू डिवाइडेड बाई टी। और यहाँ पे जो हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की। तो हम पहली बार सराउंडिंग को भी कंसिडर कर रहे हैं, पहली बार, ठीक है। सिस्टम, ये टोटल जो एंट्रोपी है ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी है, ओके, एंड विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, आपको बताना है, क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने। प्रेडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो पहले इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी आपको बताना है। एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज आपको बताना है। मैं आपके आंसर का राह देख रहा हूं। बाकी लोगों को क्या लगता है? क्वेश्चन का आंसर आ गया, बाकी लोगों को क्या लगता है? ओके, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, मुझे मालूम नहीं क्यों। ठीक है, तो ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, मतलब एंट्रोपी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ना, क्योंकि सॉलिड में क्या है, अरेंजमेंट फिक्स रहती है, फिक्स अरेंजमेंट है, ठीक है। मूवमेंट नहीं कर सकते, रैंडमनेस नहीं है, कम है, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो रैंडमनेस भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड कंडीशन देखो तो, रैंडमनेस क्या हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या लगता है? यस, इंक्रीजेस, यहाँ पे भी रैंडमनेस इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रिएक्टर साइड दोनों सॉलिड थे, प्रोडक्ट साइड दोनों गैस है, गैस की रैंडमनेस ज्यादा रहती है, तो ये डिक्रीज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज, रैंडमनेस, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल है, तो पहले तो 1 ही मोल थे, मतलब 10 मॉलिक्यूल थे रैंडमनेस के लिए, अब 20 मॉलिक्यूल या 20 एटम हो गई, तो रैंडमनेस बढ़ेगी ना, ठीक है, रेशियो देखो, और दोनों भी गैसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रैंडमनेस इंक्रीज होगी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये भी कोई नई बात नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन, एंट्रोपी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस एंड टिल इट रीचेस मैक्सिमम। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी तो इंक्रीज होगी ही होगी। एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी इज 0। इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी चेंज होता ही नहीं है, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। एंट्रोपी इज स्टेट प्रॉपर्टी, ये स्टेट पे डिपेंड रहता है, सॉलिड में है, गैसेस में है, लिक्विड में है, तो ये स्टेट पे डिपेंड करता है एंट्रोपी कितनी। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने ये तो देख ही लिया, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, न्यूमेरिकल है, तो 1 मिनट बाकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ, वापस से ज्वाइन करो ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी देख लेंगे क्या है। लेट्स कंटिन्यू। सब लोग आ गए? आ गए, 2 लोग नहीं है, कौन नहीं है? संजना नहीं है और कृष्णा नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं ले रहा हूँ। ओके, एनसीईआरटी का है, रीजन आपको अभी समझ में आ ही जाएगा। देखो, उन्होंने पहले क्वेश्चन देख लेते। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयन, ये रिएक्शन दी उन्होंने ऑक्सीडेशन ऑफ आयन के लिए, एंट्रोपी चेंज भी दिया है, तो डेल्टा एस की वैल्यू भी उन्होंने दी है, डेल्टा एस की वैल्यू, ठीक है, इज -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल एट 298 केल्विन इन स्पाइट ऑफ निगेटिव एंट्रोपी चेंज। मतलब ये डेल्टा एस निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। उन्होंने पूछा है डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है। ओके, और उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज माइनस जो भी दिया है वो। ओके, तो हमेशा याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस किसी रिएक्शन का ये पॉजिटिव होना जरूरी, कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता। तो कंपलसरी क्या होता है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, और डेल्टा एस का मतलब होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दोनों एस एस आ गए सारे एस एस, तो ये सिस्टम है, यस वाई लिखूंगा, एंड सराउंडिंग एस यू, दोनों की एडिशन पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। और ये इसका एक वेल नोन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसलिए मैं इस रिएक्शन को या यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैलकुलेट करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप, जो बुक में है वो मैं पहले आपको एज इट इज बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्शन, या ये क्यों लेके आया। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू प्लस टी, ये तो हमें मालूम है, लेकिन क्यू मतलब क्या होता है, डेल्टा एच भी होता है ना, डेल्टा एच भी होता है अगर वर्क डन 0 होगा तो। ओके, ये भी हमने देख लिया।
तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हम आराम से डाल सकते हैं, डेल्टा एच की एज इट इज वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे लिखा है। ओके, सो ये एक इक्वेशन हो गया, लेकिन ये किसका है, सराउंडिंग का है। ओके, टोटल निकालना है हमें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का निकालना है। सिस्टम का तो उन्होंने दे दिया, हमें निकालना है सराउंडिंग का, डेल्टा एच वैल्यू दे दी है। ये डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, फर्दर कैलकुलेशन किया, वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव में, क्योंकि निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव में आ गई। ओके, नाउ टोटल एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। ओके, इसकी प्लस इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। अब ये जूल्स पर केल्विन है। ओके, तो ये प्लस और ये प्लस करके ये नेगेटिव है। फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आती है दिस वन, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्शन की एंट्रोपी निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, और ये रीजन है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ओके, मेरा फोकस कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं है, मेरा फोकस कंसेप्ट पे है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा 100%। रीजन बताता हूँ, ये कन्वर्जन करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये वैल्यूज कैंसिल हो सकती है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फोकस आपको इस पे करना। पॉइंट समझ में आया मुझे क्या कहना चाहता था मैं, ये आपको क्लिक हो गया, ये समझ में आ गया सबको, यस और नो, मुझे बताओ। ये न्यूमेरिकल में मुझे जो बताना था आपको समझा कि नहीं। ठीक है, डेल्टा एस पे मत जाना, टोटल डेल्टा एस पे जाना हर बार स्पॉन्टेनिटी को फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट वन, थर्मोडायनामिक्स के लॉ, हमने दो लॉ देखे थे। पहला लॉ मतलब जीरोथ लॉ इक्विलिब्रियम का था, ए बी सी इक्विलिब्रियम में रहता है तो ए सी इक्विलिब्रियम में रहता है। फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड सेकंड लॉ अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ, स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ एंट्रोपी of the entire universe as an isolated system will always increase over time। तो यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया गया है और इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी, मतलब रैंडमनेस हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, या फिर द सेकेंड लॉ ऑल्सो स्टेट दैट द चेंज इन एंट्रोपी इन द यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, हाँ स्पॉन्टेनियस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। नेक्स्ट, क्या हो गया, एक मिनट, कैन बी नेगेटिव, एंड नेक्स्ट स्लाइड, that neither decrease in entropy nor increase in entropy alone can determine the direction of spontaneous। ये तो हमने प्रेडिक्शन निकाल दिया अभी। we defined a new thermodynamical function। देखो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एस अकेला ये भी नहीं है जो हमें स्पॉन्टेनिटी बता पाए। ओके, सिस्टम का डेल्टा एस, हमें टोटल डेल्टा एस के पास जाना पड़ता है, टोटल डेल्टा एस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं इसको फाइंड आउट करने के लिए। मतलब डेल्टा एस अकेला सफिशिएंट नहीं है, सिस्टम का डेल्टा एस, तो और एक चीज के पास हमें जाना पड़ेगा, और एक चीज हमें लगेगी, विच इज नथिंग बट गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फंक्शन डेल्टा जी। ओके, क्या होता है ये डेल्टा जी, तो थर्मोडायनामिकली अगर इक्वेशन के थ्रू इसको देखना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी में जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस या टी एस। अब इसको कन्वर्जन करके निकालें, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी को कांस्टेंट रखेंगे डेल्टा एस, और अब एस को कांस्टेंट रखेंगे डेल्टा टी। नाउ अगर हम रिएक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जीरो हो जाएगी। इक्वेशन बिकम्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर से ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल में रहेगा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड है, स्टेट फंक्शन। इससे हम स्पॉन्टेनिटी कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव होगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, और ये किस पे डिपेंड रहेगा, तो ये डिपेंड रहेगा इस इक्वेशन पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
तो आपको क्या करना है, सिस्टम का डेल्टा एच मालूम होना चाहिए, निकालना है, टी डेल्टा एस निकालना है, ठीक है, और इन दोनों को कैलकुलेट करके डेल्टा जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उतना ही देखना है, बस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उतना ही देखना है। ओके, तो ये साइन कन्वेंशंस है। देखो न्यूमेरिकल जब भी आता है ना तो डेल्टा एच डेल्टा टी डेल्टा एस को वैल्यूज देते हैं और आपको प्रेडिक्ट किया जाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, फाइंड आउट करो, मतलब डेल्टा जी फाइंड आउट करो। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन कन्वेंशंस है। कुछ बताने का ट्राई करता हूँ। ओके, समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो टेंशन मत लेना उस चीज़ का, न्यूमेरिकल में ये क्लियर हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकली इस पे ज़्यादा आते हैं। ओके, सो सिर्फ इस चीज़ को पकड़ना कि डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। ओके, नाउ डेल्टा एच अगर निगेटिव है, ओके, एंड डेल्टा एस, क्योंकि टेम्परेचर तो निगेटिव हो नहीं सकता, टेम्परेचर निगेटिव नहीं हो सकता, टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा, केल्विन में है। डेल्टा एस अगर निगेटिव सॉरी पॉजिटिव में है, ओके, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो ओवरऑल हमारा ये साइन बनेगा निगेटिव। निगेटिव निगेटिव एडिशन करोगे तो हमेशा निगेटिव ही आएगा डेल्टा जी, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डेल्टा जी हर बार निगेटिव क्यों रहेगा। ओके, पहली केस। सेकेंड केस, सपोज डेल्टा एच निगेटिव है यहाँ पे, ओके, और डेल्टा एस इस केस में निगेटिव है। ओके, तो आगे जाके ये निगेटिव है तो आगे जाके ये पॉजिटिव बनने वाला है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेगा। अब अगर डेल्टा जी को निगेटिव बनना है तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होगी, अगर डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होगी तो उसका साइन आएगा, ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसका साइन आएगा। हमें अगर ये निगेटिव चाहिए तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल कब होगी, जब टेम्परेचर लो होगा, तब ये वैल्यू स्मॉल होगी। क्या ये सेकेंड पॉइंट समझा कि नहीं समझा, यस और नो? सेकेंड पॉइंट समझा कि नहीं, बताओ तो मुझे। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। इसी चीज को मैं अप्लाई करते जाऊंगा सेम इसी फॉर्म में। नेक्स्ट, डेल्टा एच की वैल्यू फिर से निगेटिव है, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू फिर से निगेटिव, लेकिन इस बार टेम्परेचर हाई है। तो अगर टेम्परेचर हाई है, हमें मालूम है निगेटिव साइन है, निगेटिव निगेटिव आगे जाके पॉजिटिव होने वाला है। ओके, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डोमिनेटिंग तो यही होगा ना, पॉजिटिव साइन, तो ये डेल्टा जी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी सेम है, जो सेकेंड स्टेज थे उसी की तरह है। नेक्स्ट, अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ओके, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये साइन तो निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव ही रहने वाला है। ओके, ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये निगेटिव रहेगा साइन जो है। इस केस में ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये निगेटिव रहे डेल्टा जी, और ज्यादा कब होगा, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगा। तो देखो इन दो केस में, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइन सेम है, तो टेम्परेचर जब भी हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है। लेकिन अगर टेम्परेचर वीक हो गया, कम हो गया, तो ये वैल्यू वीक पड़ जाएगी, और ये वैल्यू वीक मतलब ओवरऑल साइन पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, गॉट इट, तो ये दोनों भी खत्म। नाउ लास्ट, अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, तो ये कितना भी, ये टेम्परेचर कुछ भी रहे, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, ये पॉजिटिव, आप कुछ भी करो, कोई भी टेम्परेचर लेके आओ, डेल्टा जी पॉजिटिव ही रहने वाला है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहने वाला है। तो ये साइन कन्वेंशंस है, और लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ये प्रिडिक्शन है। ओके, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है, कौन से केस में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव रहेगी या स्पॉन्टेनियस रहेगी, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। ओके, और ये हमारा शायद लास्ट स्लाइड नहीं है। ओके, हाँ ये लास्ट स्लाइड। थर्ड लॉ क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस जीरो। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का डिसऑर्डर जीरो होता है, कब, एट अ टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, मतलब टेम्परेचर जब जीरो केल्विन होगा, केल्विन ना, नॉट डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में -273.15 केल्विन,
टेम्परेचर, हाँ डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं, इतना टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन। इस केस में या इस टेम्परेचर में किसी भी सॉलिड का जो एंट्रोपी रहेगी वो जीरो रहेगी। इसका सिंपल मतलब ये है, बस बाकी कुछ भी नहीं मतलब। थर्ड लॉ ये हो गया, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के हमने टोटल कितने लॉज देखे? तो 3 लॉज देखे, टोटल 4 लॉ देखे जीरोथ लॉ को पकड़ के। इसको मैं क्विक रिवाइज कर दूं। जीरोथ लॉ मतलब क्या है? ए इक्विलिब्रियम में है बी के, बी इक्विलिब्रियम में है सी के, तो ए एंड सी इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम उसको बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सेकंड, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे तो उसकी एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। एंट्रोपी ऑफ एन यूनिवर्स कंसिडरिंग इट एज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड थर्ड, ये लॉ, प्योर सब्सटेंस का एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो रहती है वो जीरो रहती है, मतलब डिसऑर्डर जीरो। ओके, तो ये हमने 4 लॉ देखे, 0 1 2 3, और यहाँ पे चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बस कंफर्म करूँ, हाँ चैप्टर भी खत्म होता है। सो अब लास्ट में सबको पूछना चाहूंगा, इस चैप्टर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रिवाइज करना है, जो समझ में नहीं आया? अगर है तो पूछ लो, तो मैं अभी उस पॉइंट को रिवाइज कर दूंगा अभी। चैप्टर बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी को रिवाइज करने जा रहा हूं। देखो तो किसकी फरमाइश थी? लोकेश की, हाँ सुनो। सो गिव्स एनर्जी मतलब क्या होता है ना, इट्स अ फ्री एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जिससे आप या कोई भी सिस्टम वर्क कर पाए, जिसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। ओके, गिव्स फ्री एनर्जी, उसका एक ये है, 2 एनर्जी रहती है, एक गिव्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, रिप्रेजेंटेड बाय अगेन हेल्महोल्ट्ज, एच से ही रिप्रेजेंट करते हैं जितना मुझे याद है। ये हमें नहीं है तो इसका तो मतलब छोड़ दो, गिव्स फ्री एनर्जी हमें है, शायद फिजिक्स में आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होगी। ओके, सो गिव्स फ्री एनर्जी मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी में से इतनी एनर्जी, मतलब ये सपोज आप है तो आपके पास इतनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इतनी, लेकिन क्या आप सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हो? नहीं। ओके, इस एनर्जी में कुछ पार्ट रहेगा वो एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, और कुछ पार्ट रहेगा जिससे आप वर्क कर पाओ। ओके, आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाए तो वो आप एक फ्री एनर्जी यूज करते हो जिससे आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको यूटिलाइज करके हम वर्क परफॉर्म कर पाए। अगर ये एनर्जी डिक्रीज हो गई है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये एक सिंपल सा एक मेथड है, लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब ये है कि फ्री एनर्जी मतलब जो वर्क परफॉर्म करने लायक जो एनर्जी है उसको हम फ्री एनर्जी कहेंगे। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया? नाउ अगर मैथमेटिकली ही देखना है तो गिव्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। मतलब एंथैल्पी मतलब क्या कहते हैं हम इसको? टोटल एनर्जी कहते हैं कि नहीं, टोटल एनर्जी माइनस कुछ एनर्जी यहाँ पे रैंडमनेस को यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, उसको हम कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, या फिर दूसरे वर्ड में देखो, जब भी हम एक रॉड है सपोज, ठीक है, लोहे का रॉड है, इसको हमने हीट कर दिया तो हमने कुछ एनर्जी दे दी ना उसको, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। क्या ये सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज के लिए यूज करते हैं क्या? टेम्परेचर इंक्रीज मतलब डेल्टा एच के लिए यूज होती है क्या पूरी की पूरी एनर्जी? बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कुछ एनर्जी कहाँ जाती है? वो जो कुछ एनर्जी है वो रैंडमनेस क्रिएट करने के लिए जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने एनर्जी दी, टोटल एनर्जी जो कि गिव्स फ्री एनर्जी, विच इज इक्वल टू एक तो एंथैल्पी जिसने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कुछ काम किया, माइनस कुछ फालतू की एनर्जी भी चली गई ना,
रैंडमनेस इंक्रीज करने के लिए, तो ये माइनस, इसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, आपको सपोज 100 रुपये दे दिए, आपको मतलब आपको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे अभी, एक XYZ पॉलिटिशियन है, उसको हमने 100 रुपये से उसका कुछ नहीं होगा, 100 करोड़ रुपए दे दिए कुछ अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, तो वो कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन वो बहुत भी अच्छा रहेगा तो भी 80 करोड़ का काम करेगा और 20 करोड़ खा लेगा, राइट। तो यही है गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी जो यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डेल्टा एच, काम कितने का हुआ, 80 का, रैंडमनेस में कितना चला गया, 20 करोड़, लेकिन हमने वर्क परफॉर्म करने के लिए कितना दिया था अमाउंट ऑफ एनर्जी, 100। नाउ इट्स क्लियर कि गिब्स फ्री एनर्जी कहते किसे है। ओके, यस और नो, समझ में आया कि नहीं लोकेश? ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या, और किसी को कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट है ऐसे जो नहीं समझ में आया, पूछ लो। नहीं है ऐसा कोई पॉइंट, चलो ठीक है, तो आज के लिए तो रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यूज लेने पड़ेंगे ना, ठीक है, इसके एमसीक्यूज लेंगे। और अगर देखो मैंने इसके लिए 2 दिन अलोकेट किए थे,